हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने टेम्पल आर्किटेक्चर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टाइल पे बात किया था, द्रविड़ शैली। भारत के दक्षिण में कृष्णा नदी के बाद में कन्याकुमारी तक मंदिरों के निर्माण की एक अद्भुत शैली ने जन्म लिया, जिसको हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। पिछली क्लास में डिटेल में हमने उस स्टाइल पे बात किया था। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है, हम कुछ अन्य टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल्स पे बात करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से हम 4 शैलियों पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बेसर शैली, विजयनगर शैली, नायक शैली और होयसाल शैली। इन चारों ही शैलियों में 2 या 2 से अधिक शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। ये मूल रूप से कोई नई शैली नहीं है, बल्कि ये कुछ शैलियों के मिश्रण से जन्मी हुई एक अलग शैलियाँ हैं। जैसे कि बात करें हम बेसर शैली की, तो बेसर शैली जो है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का एक अद्भुत मिश्रण है, जो कि विंध्यन रेंज और कृष्णा नदी के मध्य में जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस आर्किटेक्चर से बने हुए मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं बेसर शैली। बेसर शैली, जैसा हमने बताया कि ये एक मूल शैली नहीं है, बल्कि इसमें नागर शैली के कुछ गुण पाए जाते हैं और कुछ द्रविड़ शैली के गुण पाए जाते हैं। इन दोनों ही को मिला करके जो टेम्पल्स बनाए गए, जो मंदिर बनाए गए, उनको हम बेसर शैली के मंदिर कहते हैं। ये विंध्यन शैली से लेकर के कृष्णा नदी के मध्य इनके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और ख़ास करके जो चालुक्य शासक थे, उनके शासनकाल में इस शैली का उद्भव हुआ था। तो इसलिए इस शैली को हम चालुक्य शैली भी कहते हैं, जो है चालुक्य जो शासक थे, उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था। उनके ही संरक्षण में इस शैली को डेवलपमेंट किया गया, इसीलिए इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और इसे हम कर्नाटक शैली भी कहते हैं। दोनों ही नाम याद रखेंगे आप, चालुक्य शैली या कर्नाटक शैली, ये दोनों ही नाम जो है बेसर शैली के ही हैं। अगर हम इंडिया के मैप पे बात करें, तो इंडिया के मैप पे जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि हिमालय से लेकर के और विंध्य श्रेणी के बीच में जो शैली पाई जाती है, उसे नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर स्टाइल से बने हुए हैं। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ हमने सब स्टाइल्स पे भी बात किया था, जैसे ओडिशा शैली, खजुराहो के टेम्पल के खजुराहो शैली, और गुजरात और राजस्थान की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ के मंदिर जिस स्टाइल में बनाए गए हैं, उसको सोलंकी शासकों ने डेवलप किया था, उसको सोलंकी शैली कहा जाता है। सोलंकी शैली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोढेरा का सूर्य मंदिर, उसको हमने आपको डिटेल में समझाया भी था। जब हम विंध्य श्रेणी के दक्षिण में बढ़ते हैं तो कृष्णा नदी तक जाएंगे, तो इस बीच में जो एरिया है, यहाँ पर हम एक बेसर शैली देखते हैं, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। कृष्णा नदी से लेकर के शेष दक्षिण तक यानी कन्याकुमारी तक हम द्रविड़ शैली को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में नागर स्टाइल है, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन स्टाइल है, और इन दोनों का ही मिला जुला रूप जो है वो बीच में आपको देखने को मिलता है, जिसे हम बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये किस राजवंश के शासनकाल में इसका उद्भव हुआ? तो आपका उत्तर होगा चालुक्य शासक। लेकिन सिर्फ चालुक्य शासक नहीं, इसमें 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का योगदान है इस शैली को डेवलप करने के लिए। वो 3 राजवंश कौन हैं? तो एक है चालुक्य, कल्याणी के और बादामी के जो चालुक्य शासक थे, उन्होंने इस शैली को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा राजवंश है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और होयसाल। तो ये 3 जो राजवंश रहे हैं, डायनेस्टीज़ रही हैं, इन्होंने इस शैली को डेवलप करने में अपना योगदान दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बेसर शैली 2 शैलियों का मिश्रण है। इसमें 2 शैली के गुण पाए जाते हैं। कौन से? एक नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली। इनके दोनों के लक्षण, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो अगर नागर शैली का लक्षण आपको देखना है तो आपको इसके शिखर में देखने को मिलेगा। जब हम नागर स्टाइल पे बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि मंदिरों के शिखर वहाँ पर रेखा प्रासाद प्रकार के होते हैं। रेखा प्रासाद प्रकार का शिखर क्या होता है? इसमें धीरे धीरे शिखर जो होता है वो अंदर की तरफ वक्राकार होता जाता है,
और फिर जब टॉप पे पहुंचते हैं तो अचानक से ये जो शिखर है वो अंदर की तरफ वक्र हो जाता है, यानी झुक जाता है, कर्व हो जाता है, और फिर इसके ऊपर आमलक पाया जाता है। इसमें हमने 3 प्रकार के शिखर भी आपको बताए थे पिछली क्लास में भी। एक होता है आपका फमसाना, और एक होता है वल्लभी, और एक जो है हमने आपको 3 जो है इसमें टाइप बताए थे। तो ये जो इस प्रकार का शिखर है जो वक्र रेखीय शिखर कहलाता है, जिसमें शिखर धीरे धीरे अंदर की तरफ वक्राकार हो जाता है, और आधार मंदिर जो होता है, मंदिर का जो गर्भगृह है उसका आधार जो है वो वर्गाकार होता है, चौकोर होता है बिल्कुल। तो ये उत्तर भारत के मंदिरों का एक विशेष गुण है। तो ये स्टाइल आपको बेसर शैली में भी देखने को मिलेगी। तो ये नागर शैली का लक्षण है उसके अंदर। लेकिन साथ ही साथ में जब यहाँ पे आप शिखर का डिज़ाइन देखते हैं, यानी विमान, सीढ़ीदार विमान, तो वो डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है वो द्रविड़ शैली से आता है। और साथ ही साथ में बारीक नक्काशी और मूर्तियाँ जो सजावट की गई हैं शिखरों में और मंदिर में, ये जो इसका फीचर है वो द्रविड़ स्टाइल से आया है। तो इस प्रकार से इन मंदिरों में हमें दोनों स्टाइल के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एक चीज़ और है, जो बेसर शैली के मंदिर हैं उनमें विमान और मंडप को अत्यधिक महत्व दिया गया है। विमान क्या चीज़ है, हमने आपको बताया था, मंदिर के ऊपर जो पर्वत जैसी संरचना होती है जिसको उत्तर भारत में शिखर कहा जाता है, और दक्षिण भारत में उसी शिखर को विमान कहा जाता है। तो विमान को बनाने के लिए अद्भुत कला का प्रयोग किया गया है, मूर्तियों से सजाया गया है, उस पर बहुत नक्काशी की गई है, डिजाइनिंग की गई है। ये आपको द्रविड़ शैली के मंदिरों में भी देखने को मिलेगा, और बेसर शैली के मंदिरों में भी ये चीज़ द्रविड़ शैली से आई है। तो यहाँ पर विमान जो है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन और नक्काशीदार बनाए गए हैं। साथ ही साथ मंडप को बनाने में भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मंडप क्या चीज़ है, जब हम नागर शैली की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि मंदिर का जो मुख्य कक्ष होता है जिसको गर्भगृह कहा जाता है, गर्भगृह के ऊपर जो है टावर जैसी संरचना होती है जिसको शिखर कहा जाता है, और मंदिर के आगे एक कक्ष होता है जिसको मंडप कहा जाता है। ये कक्ष किस लिए होता है, इसमें जो भक्त लोग आते हैं वो रुकते हैं, विश्राम करते हैं, पूजा अर्चना के लिए तैयारी करते हैं, और संगीत इत्यादि के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आप कुल मिला के इसे एक वेटिंग रूम की तरह मान सकते हैं। यानी गर्भगृह में दर्शन करने जाने से पहले जिस कक्ष में भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, लाइन लगाते हैं या अन्य क्रियाकलाप करते हैं, सभा करते हैं, प्रवचन करते हैं, उस कक्ष को सभा कक्ष कहा जाता है। और नागर स्टाइल में इस सभा कक्ष को मंडप कहा गया है। मंडप को जगमोहन भी कहा जाता है। जब हम ओडिशा स्टाइल, ओडिशा के मंदिरों में आप जाओगे तो इस मंडप को जगमोहन कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जगमोहन किसे कहा जाता है या किससे रिलेटेड है। तो जगमोहन जो है वो मंदिर निर्माण से संबंधित एक शब्द है जो कि मंडप के लिए प्रयोग किया जाता है ओडिशा में, ओडिशा स्टाइल में। तो यहाँ पे मंडप को बनाने में भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और खुले प्रदक्षिणा पथ हैं। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है मंदिर में, जब हम हिंदू टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर जिस भी देवता की हम आराधना करते हैं तो एक परंपरा होती है, धार्मिक क्रिया होती है कि हम चारों तरफ एक परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, 5, 7, 11 जैसा प्राविधान हो। तो उस चक्कर लगाने को हम प्रदक्षिणा कहते हैं, यानी परिक्रमा भी कहते हैं उसे। तो उसके लिए जो मार्ग होता है चारों तरफ उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। कुछ मंदिरों में ये प्रदक्षिणा पथ आपको ढका हुआ मिलेगा, यानी ऊपर से छत होगी और आप अंदर अंदर गलियारे में परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन कुछ मंदिरों में ये परिक्रमा मार्ग खुले में होता है, बाहर होता है, ऊपर से छत यानी ढका हुआ नहीं होता है। तो जब हम बेसर शैली के मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो प्रदक्षिणा पथ है वो खुला हुआ है, खुला हुआ प्रदक्षिणा पथ जो है देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ देखेंगे कि जो खंभे हैं, स्तंभ हैं, जो दरवाजे हैं और जो छतें हैं उनमें बारीक नक्काशी की गई है। बारीक नक्काशी आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है विशेषता, तो वो बारीक नक्काशी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये बेसर शैली के कुछ लक्षण हैं। अगर हम कुछ मंदिरों के उदाहरण की बात करें कि बेसर शैली में कौन से मंदिर बने हैं,
तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है दंबल का दोडुवसप मंदिर। दोडुवसप मंदिर जो दंबल में है, और एहोल का लाड खान मंदिर, और साथ बादामी के जो मंदिर हैं ये सब बेसर स्टाइल में बने हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं विजयनगर शैली पर। तो चलिए बात करते हैं विजयनगर शैली पे। हमने जब द्रविड़ शैली को डिस्कस किया था तो बताया था कि द्रविड़ शैली में कुछ और अन्य परिवर्तनों के साथ में विजयनगर और नायक जो वहाँ के शासक थे, नायक शासक और विजयनगर के शासक, इन्होंने द्रविड़ शैली को और आगे कुछ उसमें परिवर्तन करके अपने क्षेत्रों में नई शैली को जन्म दिया। तो जो विजयनगर शैली है वो मूलतः द्रविड़ शैली का ही एक रूप है, लेकिन इसमें कुछ अन्य परिवर्तनों के साथ इसको और ज़्यादा उन्नत और व्यापक बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य वास्तुकला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वास्तुकला के संरक्षण ये बहुत महत्व देते थे। बहुत अच्छे वास्तु के उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विजयनगर जो शासक थे विजयनगर के, वो वास्तुकला के महान संरक्षक थे, और यहाँ की राजधानी हम्पी है जो कि कर्नाटक में पड़ती है। हम्पी के स्मारक आपने पढ़ा होगा, और हम्पी में बहुत से मंदिर हैं, बहुत से वास्तुकला के नमूने हैं, उदाहरण हैं, देखने को मिलते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हैं। तो जो विजयनगर के शासक हैं उन्होंने चोल कला, होयसाल, पांड्य और चालुक्य स्थापत्य कला को संयोजित किया था, और एक विशेष जो इन्होंने शैली डेवलप की उसको विजयनगर शैली कहा जाता है। इसीलिए जो विजयनगर शैली है वह द्रविड़ शैली से ज़्यादा उन्नत है, ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि इसमें चोल के भी लक्षण हैं, होयसाल कला, पांड्य और चालुक्य स्थापत्य कला के मिश्रण इसमें को आपको देखने को मिलते हैं। और उस समय तक कुछ इसमें इस्लामी प्रभाव भी, बहुत ही माइन्यूट लेकिन कुछ इस्लामी प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये मूल रूप से द्रविड़ शैली जैसा ही है। जैसे हमने द्रविड़ शैली के टेम्पल की बात की थी कि 4 दीवारी होती है और विमान, ये गोपुरम, ये सब कुछ है, वो सारे लक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी ये मूलतः जो है वो द्रविड़ शैली जैसा है, लेकिन ये अधिक व्यापक है, ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि और बहुत सारे लक्षण समायोजित किए गए हैं। यहाँ पर आपको दीवारें जो हैं वो अधिक नक्काशीदार दिखाई पड़ेंगी, यानी बहुत डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है। और ख़ास चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ज्यामितीय पैटर्न आपको देखने, यानी जियोमेट्रिकल पैटर्न की नक्काशी जो है आपको दीवारों पर देखने को मिलेगी। यहाँ की विजयनगर शैली की एक खास विशेषता है, ज्यामितीय पैटर्न यानी जियोमेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और एक ख़ास चीज़ है, हमने बात की थी गोपुरम की। गोपुरम क्या होता था? 4 दीवारी में बना हुआ एक ऊंचा डोर यानी दरवाज़ा, जिसको प्रवेश द्वार या गोपुरम कहा जाता है। शुरुआत में द्रविड़ शैली में गोपुरम मंदिर के सामने वाली दीवार में यानी सामने बना होता था एक, लेकिन बाद में ये अन्य दिशाओं में भी बनाया जाने लगा। तो यहाँ पर विजयनगर शैली में आप देखेंगे कि गोपुरम जो पहले सामने बनता था वो अब सभी दिशाओं में बनने लगा, यानी कि मंदिर की जो 4 दीवारी होती थी उसमें बीच में मंदिर होता था, इधर इधर गोपुरम, चारों तरफ गोपुरम यानी ऊंचे ऊंचे गेट आपको देखने को मिलेंगे। तो गोपुरम चारों दिशाओं में यानी सब तरफ बनना शुरू हो गए थे। एक खास चीज़ है, यहाँ मोनोलिथिक जो पिलर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, एकास्म पाषाण के स्तंभ, और इसमें संगीत का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ जो स्तंभ लगे हुए मंदिरों में वो संगीतमयी हैं, इनको संगीतात्मक स्तंभ कहा जाता है, वो भी एक खास विशेषता है। स्तंभों पर एक प्राणी का जो है चित्र उत्कीर्ण मिलता है, जिसको याली कहा जाता है, जो एक पौराणिक प्राणी है। पौराणिक प्राणी याली का चित्र जो है वो स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलता है, किसमें? विजयनगर शैली में। यहाँ आपको एक से अधिक मंडप देखने को मिलेंगे, और जो मुख्य मंडप होता था उसको कल्याण मंडप कहा गया। तो यहाँ से एक नई अवधारणा, कल्याण मंडप की अवधारणा आपको विजयनगर शैली में देखने को मिलती है। ये केंद्रीय मंडप होता था जो कि खास करके दिव्य विवाह को समर्पित होता था ये मंडप। तो कल्याण मंडप की अवधारणा किसमें है? विजयनगर शैली में आपको देखने को मिलती है। और एक खास चीज़ है कि जो मंदिर है वो 4 दीवारी से तो घिरा है ही, साथ ही इस परिसर में आपको कुछ धर्मनिरपेक्ष भवनों की अवधारणा भी देखने को मिलेगी, जैसे विश्राम कक्ष है या कोई ऐसा भवन जिसमें हर धर्म के लोगों के आने जाने की व्यवस्था होती थी। तो कुछ धर्मनिरपेक्ष
भवनों की अवधारणा जो मंदिर परिसर में देखने को आपको मिलती है विजयनगर में। उदाहरण की बात करें तो हम्पी के जो मंदिर हैं, जिसमें आप विशेषतः विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का उदाहरण दे सकते हैं, ये विजयनगर स्टाइल में बने हुए टेम्पल हैं। तो विजयनगर शैली की खास चीज़ें ये हैं जो इसे द्रविड़ शैली से अलग करती हैं। हालांकि मूलतः ये द्रविड़ शैली जैसा ही होता है, लेकिन इसमें इतने अंतर हैं। तो हम द्रविड़ शैली को पढ़ चुके हैं और इन अंतरों को जान के हम इसे और अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। इसी तरीके से नायक शैली भी मूलतः जो है वो द्रविड़ शैली ही है, लेकिन ये भी जो है वो द्रविड़ शैली से अधिक व्यापक है और इसमें भी कुछ इस्लामी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये नायक जो शासक थे उनके संरक्षण में शैली डेवलप हुई। इसको मदुरई शैली भी कहा जाता है, क्योंकि मदुरई और उसके आसपास क्षेत्रों में इसके टेम्पल्स जो है वो देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। तो मदुरई शैली भी इसे कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसका मंदिर का उदाहरण जो है वो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, जो तमिलनाडु में है। ये नायक शैली का एक सबसे खूबसूरत उदाहरण है। इसमें खास चीज़ें क्या हैं? है तो ये द्रविड़ शैली जैसा। अगर इसके मूल स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी लक्षण आपको द्रविड़ शैली के मिलेंगे। जो अंतर हैं वो क्या हैं? इसमें बरामदे हैं। बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों तरफ जो है वो बड़े बड़े गलियारे बनाए गए हैं, जिनको पराक्रम कहा जाता है। पराक्रम आप गूगल पे सर्च करिएगा मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, और आप देखेंगे कि बहुत लंबे गलियारे बरामदों के साथ में आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसमें छतदार प्रदक्षिणा पथ है और बहुत बारीक नक्काशी इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। और सबसे जो खास बात है इस नायक शैली का, वो है भव्य और ऊंचे गोपुरम। यहाँ नायक शासकों के समय में जो गोपुरम कला है, गोपुरम हमने आपको बताया प्रवेश द्वार होता था, उसकी कला जो है वो चरमोत्कर्ष पे थी, यानी बहुत डेवलप हो गई थी। और इस शैली में सबसे ऊंचे गोपुरम देखने को आपको मिलेंगे। जो मीनाक्षी टेम्पल है उसका जो गोपुरम है वो विश्व में मंदिरों में सबसे ऊंचा गोपुरम जो है वो मीनाक्षी टेम्पल का ही देखने को मिलता है। तो इसका एक उदाहरण है मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल। तो ये नायक शैली के कुछ विशेष बातें हैं जो द्रविड़ शैली से इसे अलग करते हैं। तो विजयनगर शैली और नायक शैली जो है वो इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे आप। अब चलिए देखते हैं हम, एक बचता है होयसाल कला। होयसाल शैली के टेम्पल जो हैं वो कैसे होते हैं। चलिए बात करते हैं होयसाल शैली, होयसाल कला। होयसाल शासकों ने जो है कर्नाटक मैसूर के क्षेत्र में मंदिर निर्माण करवाए बहुत से, जो कि कुछ अलग प्रकार के हैं, जिनको हम होयसाल कला के नाम से जानते हैं। ये होयसाल शासकों के संरक्षण में इसके मंदिर कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? ये मैसूर में आपको देखने को मिलते हैं। और इस शैली को जो है कर्नाटक की द्रविड़ शैली कहा जाता है, यानी ये द्रविड़ शैली के समान ही हैं, जो कर्नाटक में एक विशेष लक्षणों से युक्त हैं। इसे कर्नाटक की द्रविड़ कला कहा जाता है। तो द्रविड़ स्टाइल अलग है और कर्नाटक की द्रविड़ स्टाइल अलग है, जिसको हम होयसाल शासकों के संरक्षण में डेवलप हुए देखते हैं। ये मंदिर कुछ विशेष ज्यामिति पैटर्न में बने होते हैं, जैसे कि आप अन्य मंदिरों में देखते हैं चौकोर जगती होती है, आयताकार, लेकिन इसका जो आधार है वो स्टार शेप्ड है, यानी तारा के आकार का है। और जो दीवारें हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो जिग जैग पैटर्न में बनी हुई हैं। ये विशेषता है होयसाल कला की। तो यहाँ पर ये जो मंदिर हैं वो बेसर शैली की परिपक्वता है, यानी बेसर शैली को और ज़्यादा हम जब डेवलप मान लें तो होयसाल कला निकल करके आती है। इसमें क्या होता है कि स्तंभों वाला एक केंद्रीय हाल होता है और उसके चारों तरफ अनेक मंदिर बने होते हैं, जिससे ये एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, जैसे कि एक स्तंभों वाला एक हाल है, इस तरह से एक हाल है, और एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ है, और फिर ये सब पे शिखर होते हैं। तो ये कुछ इसका जो पैटर्न निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, और भी स्ट्रक्चर इसमें जुड़े रहते हैं। तो ये जो दीवारें हैं वो आपको जिग जैग पैटर्न में देखने को मिलती हैं। कहीं पर आपको टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगी, और ये हाल के चारों तरफ आपको मंदिर दिखाई पड़ेंगे। आप इसको गूगल पे सर्च करके देखिएगा, होयसाल टेम्पल्स, आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत खुले जो मंडप हैं उनसे युक्त होते हैं। हर एक
कक्ष पे शिखर होगा, चाहे वो मंडप हो चाहे वो गर्भगृह हो, सब पे शिखर पाए जाएंगे और नक्काशी युक्त होंगे। और जो है इनकी जो भूमि योजना है वो एक सितारे के समान है, स्टार शेप्ड है। यानी पंचायतन शैली जब पढ़ रहे थे आप तो वहाँ पे आपने क्रूसीफाइड भू योजना प्लानिंग की बात की थी, यानी इस तरीके से होता था कुछ। जैसे कि ये मुख्य मंदिर है आयताकार, तो 2 मंदिर यहाँ पे हैं और 2 मंदिर यहाँ पे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से मिला दें तो आपको क्रूस के जैसा दिखेगा। तो क्रूसीफाइड भू विन्यास यानी भू योजना कहा जाता है मंदिर निर्माण के लिए। ये पंचायतन शैली में आपको देखने को मिलेगा। द्रविड़ स्टाइल में भी पंचायतन शैली मिलती है, नागर स्टाइल में भी पंचायतन शैली आपने देखा था। लेकिन यहाँ पर जो भू विन्यास है यानी भूमि की जो योजना है वो स्टार शेप्ड है। ये मंदिरों को स्टार की तरीके से व्यवस्थित किया गया है। एक बीच में केंद्रीय हाल है और उसके चारों तरफ तमाम सारे मंदिर हैं। अगर उसका पूरा विन्यास देखेंगे ऊपर से तो आपको एक सितारे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है तारामय भू योजना यानी स्टेलेट प्लान, एक तारे के आकार की भू योजना। और जब तारे के आकार का भू योजना होगी तो उसमें इस तरह से दीवारें तो होंगी नहीं, फिर वो स्टार शेप्ड जो है आपको दिखाई पड़ेगा। इसको मूर्तियों से अलंकृत किया गया है और जटिल नक्काशी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अंतराल भी देखने को मिलेगा, गर्भगृह से मंडप में आने के लिए अंतराल भी देखने को मिलेगा। और मंडप जो है वो खुले हुए बरामदे की तरह हैं। सभी कक्षों पर शिखर आपको देखने को मिलेंगे, यानी इस पे भी होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा और यहाँ भी आपको मिलेगा। इस तरीके से सभी कक्षों पर जो सभी मंडप हैं या गर्भगृह है सब पे आपको शिखर देखने को मिलता है। और मंडप जो है वो खुला हुआ देखने को मिलेगा आपको। दीवारें और सीढ़ियाँ यानी मंदिर पे चढ़ने के लिए जो आधार है उसकी जो सीढ़ियाँ हैं और जो मंदिर की दीवारें हैं वो सीधी न होकर के जिग जैग हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी हैं इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से स्टार के जैसा आपको देखने को मिलता है। तो जिग जैग पैटर्न में दीवारें और सीढ़ियाँ किस में आपको देखने को मिलेंगी? होयसाल स्टाइल में। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हैलेबीडु में होयसालेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। होयसालेश्वर टेम्पल सर्च करिएगा आप तो आप इसका जो देखेंगे इमेज उसमें आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर और सोमनाथपुरा में भी चेन्नाकेशव मंदिर, दोनों जगह है वो आपको देखने को मिलेगा ये होयसाल कला में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेसर, विजयनगर, नायक और होयसाल शैली। ये सब दक्षिण की तरफ ही ये शैलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ परिवर्तनों के साथ में अपने अपने क्षेत्र में विशेष एक स्टाइल रखती हैं, इसीलिए इनको हम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आशा है इन सब स्टाइल्स में क्या डिफरेंस हैं, क्या बारीक पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको लिखने होते हैं। प्रश्न बहुत से आते हैं तुलनात्मक, जैसे कि विजयनगर शैली किस प्रकार से द्रविड़ शैली से भिन्न है या उससे अलग है या उससे बेहतर है, या नायक शैली विजयनगर शैली में क्या भिन्नताएं हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या भिन्नताएं हैं, बेसर शैली की क्या विशेषताएं हैं। इस तरीके से बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं अलग शैली के विषय में भी, और दो शैलियों की तुलना करके भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर इन शैलियों के जो हमने आपको गुण धर्म बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उनको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से लिख सकेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।